दोस्तों, कच्चे तेल के खजाने ने दुबई को इतना अमीर बना दिया है कि उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर जगह में होने लगी। लेकिन दुबई को मालूम था कि उसकी ये अमीरी तब तक है जब तक उसके पास कच्चे तेल के भंडार है। यही वजह है कि दुबई ने पैसे कमाने के लिए विकल्पों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी और उसने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए समुद्र में निर्माण करना भी शुरू कर दिया। दुबई ने अपने समुद्री इलाकों में ऐसे मानव निर्मित टापू बनाए जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। उन टापू को देखने और उन पर बसने के लिए पूरी दुनिया भर के लोग हर साल आते रहते हैं। इन टापू में से एक है दुबई में बना दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित टापू, जिसका नाम है पाम आइलैंड, जिसको जुमेराह भी लोग कहते हैं, जहां एक छोटे से घर को खरीदने के लिए शाहरुख खान ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। लेकिन दुबई ने जो किया उसके लिए प्रकृति ने उससे बदला लेना भी शुरू कर दिया। इसके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुबई ने कैसे विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित टापू बनाया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश है, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों बना पाम आइलैंड, यानी कि दुबई ने इसका निर्माण क्यों किया। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि खाड़ी देशों के पास जितना भी धन है उन सभी धन का माध्यम सिर्फ और सिर्फ कच्चा तेल है। एक तरफ धरती पर मौजूद कच्चे तेल का भंडार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब पेट्रोल को छोड़ इलेक्ट्रॉनिक के पीछे भाग रहा है। न जाने कितनी ही कंपनियां ऐसी है जो इलेक्ट्रॉनिक कार और बाइक को सड़क पर उतार रही है। और ये सब देखते हुए दुबई को ये बात समझ आने लगी थी कि समय रहते अगर उसने अपनी कमाई के जरिए को नहीं तलाशा, नए विकल्प नहीं ढूंढे, तो वो दिन दूर नहीं जब दुबई की गिनती फिर से किसी गरीब जगह के रूप में होने लगेगी। दुबई ने इस विषय पर अच्छे से सोचा और उसे एकमात्र तरीका यही समझ आया कि क्यों नहीं दुबई को दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। एक ऐसी जगह है जहां से पूरी दुनिया भर के लोग वहां घूमने आए और वहां के घूमने को पसंद करें। लेकिन दुबई के पास सिर्फ दो ही जगह ऐसी थी, एक था रेगिस्तान और दूसरा समुद्र। दुबई ने पूरी दुनिया से अलग सोचते हुए रेगिस्तान की जमीन को छोड़कर अपने समुद्री इलाकों का इस्तेमाल करने की सोची और 1990 के दशक में ही समुद्र के ऊपर मानव निर्मित टापू यानी कि आइलैंड बनाने की योजना बना ली। समुद्र के लहरों के बीच इंसान के रहने के लिए किसी टापू को बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। फिर क्या था, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पत्थरों से बना है पाम आइलैंड। वो कैसी, ये भी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। समुद्र के बीचों बीच बने इतने भारी टापू की नींव को मजबूत बनाने के लिए किसी भी तरह के स्टील या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंजीनियर्स की टीम ने इस द्वीप का आधार रेत और चट्टानों के साथ बनाया है और यही चट्टानें हैं जो हमारे देश के छतरपुर में पाई जाती है, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में वो छतरपुर आता है, जिसे हम ग्रेनाइट पत्थर के नाम से भी जानते हैं। दरअसल जब पाम आइलैंड को बनाने का फैसला लिया गया तब एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि पाम टापू की नींव के लिए ऐसे पत्थरों का उपयोग करा जाएगा जो पत्थर पानी में भी कभी खराब ना हो। जिसके बाद इंजीनियर्स ने पूरी दुनिया भर से ऐसे पत्थरों को ढूंढना शुरू कर दिया। दुनिया के अलग अलग जगहों से पत्थरों के सैंपल दुबई पहुंचने शुरू हो गए, लेकिन ज्यादातर देशों से आए हुए चट्टानों और पत्थरों के सैंपल तो पहले ही मर्तबा में फेल हो गए, यानी कि पहली बार जब उन्हें चेक किया गया तो फेल हो गए। और उनमें से कोई भी पत्थर ऐसा नहीं था जो सैकड़ों सालों तक पानी की मार झेल सके। इसके बाद हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पत्थरों के सैंपल को पाम टापू के लिए दुबई भेजा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि छतरपुर वाले पत्थरों को वहां के इंजीनियर्स ने पहले ही टेस्ट में पास कर दिया, जिसके बाद दुबई ने भारत से पत्थरों को मंगवाना शुरू कर दिया। उसके तुरंत बाद छतरपुर में दुबई के उस भारी मांग को पूरा करने के लिए पत्थरों की कटाई शुरू हो गई और जब सभी पत्थर पूरी तरह से तैयार हो गए तब उन पत्थरों को छतरपुर से सबसे पहले गुजरात भेजा गया। उन पत्थरों का आकार 25 से 30 फीट था
और हर पत्थर का वजन तकरीबन 35 से 40 टन का बताया जाता था। यही वजह है कि इतने अधिक मात्रा में पत्थरों को सिर्फ गुजरात तक पहुंचने में ही 2 महीने का समय लग चुका था, जिसके बाद गुजरात के बंदरगाह से जहाज के द्वारा उन पत्थरों को दुबई पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्हें ग्रेनाइट के पत्थरों से पाम टापू की नींव को रखा गया। आज भी पाम टापू छतरपुर जिले से भेजे गए ग्रेनाइट के पत्थरों की नींव पर ही टिका हुआ है। जी हाँ, पाम आइलैंड को रेत से भी भरा गया है। क्यों भरा गया है ये भी सुन लीजिए। तो जब पाम टापू की नींव तैयार हो गई तब शुरू हुआ उसमें रेत भरने का सिलसिला। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि दुबई खुद रेत के टीले पर बसा हुआ है और इसके बावजूद भी पाम टापू को बनाने के लिए रेत को कहीं और से मंगवाया गया। इंजीनियर्स का कहना था कि दुबई में जो रेत है वो पानी में घुल जाती है और इतने बड़े टापू को दुबई में मौजूद रेत के द्वारा कभी पूरा नहीं करा जा सकता है, जिसके बाद फारस की खाड़ी से रेत निकालने का फैसला किया गया और फिर 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को फारस की खाड़ी से बाहर निकाला गया। फारस की खाड़ी से रेत निकालने के बाद संयुक्त अरब के हजारों पहाड़ों से 70 लाख टन से ज्यादा पहाड़ी चट्टानों को खोदकर निकाला गया, यानी कि 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और 70 लाख से भी ज्यादा चट्टानों को भरकर समुद्र के भीतर एक जमीन तैयार कर दी गई। आसान शब्दों में कहे तो ये चट्टानें और रेत इतना ज्यादा हो गए कि आप पृथ्वी की गोलाई पर 2 मीटर ऊंची दीवार 3 बार बना सकते हो। इंजीनियर्स बताते हैं कि जब इस द्वीप का निर्माण शुरू हुआ था वो सबसे पहले 11 किलोमीटर लंबा इसका चांद जैसा बाहरी हिस्सा बनाया गया ताकि अंदर का पाम टापू समुद्र की लहरों और तेज हवा को सहन कर सके। जब टापू बनना शुरू हुआ तब इंजीनियर्स लोग सैटेलाइट के माध्यम से इसकी तस्वीरों को देखा करते थे ताकि टापू ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा है इसके बारे में लगातार उन्हें जानकारी मिलती रहे, ताकि इस द्वीप के आगे वाले हिस्से का निर्माण भी सही तरीके से किया जा सके, क्योंकि अगर कोई भी गलती हो जाती तो उस गलती को सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। एक तरफ जहां ऊपर से सैटेलाइट के द्वारा नजर रखी जाती थी, वहीं समुद्र के अंदर सैकड़ों गोताखोर की टीम लगातार नजर बनाए रखती थी कि द्वीप के जमीन कहीं से खिसक तो नहीं रही है, कहीं ये रेत इधर उधर जा तो नहीं रही है। इस तरह से दुबई के अमीर लोगों ने जिस मानव निर्मित द्वीप का सपना साल 1990 में देखा था, साल 2001 में उस पर काम जो है शुरू हो गया और देखते ही देखते 2004 आते आते इंजीनियर्स ने समुद्र के सीने पर एक नया घर कायम कर दिया था और उस पर प्लॉट बिकने भी शुरू हो गए, जिसके बाद उस मानव निर्मित द्वीप पर साल 2006 में बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ और साल 2007 में उस द्वीप पर पहला व्यक्ति आकर बस गया। अब तक उस द्वीप का 20 साल से अधिक का समय हो चुका है। वह द्वीप पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा मानव द्वीप कहीं पर भी नहीं है। यह द्वीप बिल्कुल पाम के पेड़ की तरह बनाया गया है। इस द्वीप की गजब की बनावट देखने के लिए पर्यटकों को हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है और यही सब दुबई की कमाई का एक नया विकल्प बनता जा रहा है। उस टापू में बने छोटे छोटे घर की कीमत भी करोड़ों रुपये में बताई जाती है। वैसे दोस्तों ये भी जानकारी निकल कर सामने आती रहती है कि जो पाम आइलैंड है वो अब धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है। तो कुछ वेबसाइट के माध्यम से जानकारी मिली है कि दुबई ने जो प्रकृति के साथ छेड़छानी की है ना, उसका बुरा असर भी दिखना शुरू हो गया है। एक तरफ दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और लोग अच्छी जिंदगी जीने के लालच में शहर की ओर भाग रहे हैं। शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन शहरों के सामने खड़ी हो रही है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। लेकिन नई तकनीक आने के बाद इंसान के लिए समुद्र कोई समस्या नहीं बल्कि एक नया विकल्प है। दुनिया भर के अमीर शहर अब समुद्र पर इंसानों की रहने की जगह बनाना शुरू कर रहे हैं, मगर अपनी ज़रूरतों के लिए समुद्र को चुनौती देने वाले इंसान दुनिया भर के कई जीव जंतुओं की ज़िंदगी के लिए भी खतरा बन गए हैं। कई जानकारों का कहना है कि जब
से समुद्र में इंसानों ने दखल देना शुरू किया है, उसके बाद से कई समुद्री जीव विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। दुबई का पाम आइलैंड चाहे जितने भी मजबूत बनाया गया हो, लेकिन यह लगातार पानी में डूबता जा रहा है। दुनिया भर के कई रिसर्चर्स का कहना है कि पाम टापू हर साल 0.2 इंच के दर से समुद्र में डूबता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इतने अधिक दबाव की वजह से जब भी कभी समुद्र के अंदर की जमीन हिलेगी तो पता नहीं उस वक्त उस द्वीप पर रहने वाले इंसानों के साथ क्या होगा। जी हाँ, इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है। बड़े बड़े रिसर्चर जो हैं वो इस पर बात अपनी कहते रहते हैं। चलिए अब मैं कुछ और बातें आपको पाम आइलैंड से जुड़ी हुई बता देता हूं, जिसको दरअसल पाम जुमेराह भी कहते हैं। तो पाम जुमेराह पूरी तरह से रेत और चट्टानों से बनाया गया था। द्वीप बनाने के लिए किसी कंक्रीट या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ दुबई के शासक के आदेश के अनुसार किया गया था, जो पाम द्वीप समूह के विचार के साथ साथ उनके डिजाइन के साथ आया था, ये कह सकते हैं हम। निर्माण में क्या क्या इस्तेमाल हुई सामग्री ये भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं। तो दुबई में 16 से अधिक खदानों से लाई गई 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टान। जी हाँ, दुबई के तट से 6 समुद्री मील गहरे समुद्र तल से 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत लाई गई। जी हाँ, 700 टन चूना पत्थर इसमें इस्तेमाल किया गया है। और पाम आइलैंड पर कहीं ना कहीं जोखिम और खतरे की भी बात समय समय पर होती रहती कि आने वाले वक्त में डूब जाएगा, 2 मीटर ऊंची लहरों को कहीं ना कहीं झेल नहीं पाएगा, वार्षिक या द्विवार्षिक तूफान आने का डर भी कहीं ना कहीं इसके साथ लगा रहता है। ऐसी जानकारी सोशल मीडिया के साथ साथ कई वेबसाइट अपनी इसमें लिखी गई है। तो बढ़ते समुद्र के पानी के लगातार संपर्क में आने के कारण कहीं ना कहीं इसकी मिट्टी जो है वो कमजोर भी होती हुई दिखाई दे रही है। जल प्रदूषण भी इसकी वजह से बढ़ रही है। अब कुछ छिपी हुई समस्या भी है, जैसे कटाव, हवाओं और पानी की धाराओं के कारण मौजूदा सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, क्योंकि ये रेत को दूर कर देता है जो द्वीप के अधिकांश हिस्सों का निर्माण करता है। हम ये मान सकते हैं दुबई के तटों के करीब मछली की प्रजातियों के प्रजनन चक्र में गड़बड़ी से समुद्री परिस्थिति को नुकसान भी इस द्वीप की वजह से पहुंच रहा है। इस घटना पर समुद्री जीव विज्ञानियों के द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि नवजात मछलियां दुबई के तटों के साथ साथ लगातार निर्माण और पर्यावरण परिवर्तनीय जैसे रेत की शिफ्टिंग, मूविंग बोल्डर और कंपन के प्रभाव के चलते जीवित रहने में सक्षम नहीं रही हैं। दुबई के तट के ठीक बाहर द्वीप के आकार के कारण दुबई के समुद्र तट के तटीय आकार का नुकसान भी इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इस तरह की जानकारियां कहीं ना कहीं निकल कर सामने आती रहती हैं। तो इस तरह से ये पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आए। कैसी लगी जरूर बताएं। जानकारी अगर ठीक ठाक लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।